गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आजकल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियाँ। ठीक है, वृद्धि की कार्यनीति। ठीक है, जैसे पहले भी आपको बता दिया कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए अनाज कहाँ से आए, मांस कहाँ से आए, दूध कहाँ से आए, अंडे कहाँ से आए, जो भी खाने की चीज़ें हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से वो भी बढ़े, इसके लिए ये चैप्टर आपको यहाँ पे लगाया गया 12th में एज ए अवेयरनेस के लिए। ठीक है, कि आप इसके बारे में जानकर बाद में एज ए रोज़गार भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पशु प्रजनन। ठीक है, पशु प्रजनन। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये आपको गाय दिखाई दे रही है, ये है आपकी हॉलैंड की। ठीक है, हॉलैंड की गाय है। ये है आपकी होल्स्टन फ्रीजन। ठीक है, होल्स्टन फ्रीजन। होल्स्टन फ्रीजन। तो ये जो गाय है, जैसे आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि ये 40 से 50 लीटर तक के दूध क्या कर सकती है, दे सकती है। और अगर हम इसकी मेहनत करें तो 60 लीटर तक के दूध को भी ये दे सकते हैं। ठीक है, तो हॉलैंड में ये जो होल्स्टन फ्रीजन है, ये बहुत ही फेमस गाय की नस्ल है, जो कि क्या करती है, बहुत उत्तम क्वालिटी का दूध देती है। ठीक है, अब हम हॉलैंड की और बात करें। ठीक है, तो वहाँ का क्या है, किसान है। देखिए, इसे पोज दे रखी है इसने, और यहाँ पे इसका क्या है, फार्म है। ठीक है, फार्म में क्या होती है, उचित साफ़ सफाई होती है। हर चीज़ क्या होती है, टेक्निकली होती है। जैसे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, कार्य नीतियों के बारे में, टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम पुरानी टेक्निक्स को छोड़कर अगर नई टेक्निक्स को अपनाएं तो उससे हमारा जो दुग्ध उत्पादन है या खाद्य उत्पादन है, कोई भी उत्पादन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हॉलैंड का जो किसान होता है वो क्या करता है, सबसे रिच व्यक्ति माना जाता है ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, नई टेक्निक्स के साथ क्या कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी भी कर रहा है और दुग्ध उत्पादन भी कर रहा है। ये देखिए, मशीनों के द्वारा, ठीक है, मशीनों के द्वारा क्या निकाला जा रहा है, दूध निकाला जा रहा है, और प्रॉपर हाइजीनिंग। ठीक है, इसने दूध धोने से पहले इनकी साफ़ सफाई शावर के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर क्या करा जाता है, इनको सुखाया जाता है, उसके बाद मशीनों के द्वारा दूध निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए, यहाँ पे कैसे दूध निकाला जाता है। अपने गाँव में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले बछड़ा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, उसके बाद बाल्टी में निकाला जा रहा है। बाल्टी कितनी साफ़ है, किसान के हाथ कितने साफ़ हैं, इस बात को हम जान सकते हैं। तो यही जो कमी है हमारे देश की, वही हमने क्या करनी है, यहाँ पे मिटानी है। इसीलिए आप लोगों को क्या किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, ताकि क्या कर सकें, इन फ्यूचर आप लोगों को गाइड कर सकें, या एज अ प्रोफेशन इसको अगर आप क्या करते लेते हैं तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें, नई टेक्निक्स का उपयोग करें, तो उससे क्या हो सकता है, आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो देखा हमने चित्र में, ये कौन सी है, होल्स्टन फ्रीजन गाय है, कहाँ की, हॉलैंड की। ठीक है, हॉलैंड का जो दूध है वो सबसे अच्छा दूध माना जाता है। और यहाँ की जो प्रॉपर हाइजीनिंग है, देखिए, इस तरीके से पशुओं को बाड़े में रखा गया है, पूरा हाइजीन का ध्यान रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा हम दूध को किस तरीके से निकाला जा रहा है। ठीक है, और इंडिया में किस तरीके से निकाला है। तो यही सारी कमियों को पूरा करने के लिए हम क्या है, टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और पशुधन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रबंधन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहा था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग क्या हुआ, एनिमल ब्रीडिंग के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या है। एनिमल ब्रीडिंग मतलब पशु प्रजनन, कि उसकी आने वाली संतति कैसी हो। ठीक है, तो उसके उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, हमें क्योंकि दूध उत्पादन करना है, ठीक है, पशुओं से मांस लेना है, ठीक है ना, मुर्गियों से अंडे लेने, तो उस तरीके से हमने अपने गोल क्या कर रखे हैं, सेट करे हुए। पहला क्या है कि पशुओं के उत्पादन तो क्या उत्पादन ले सकते हैं हम, दुग्ध, अंडे, मांस आदि ले सकते हैं। फिर
पशुओं के उत्पादकों की गुणवत्ता, ठीक है, जो हम उनसे ले रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है, ठीक है। तीसरा इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो भी ब्रीड हम उत्पन्न कर रहे हैं वो रोगों की प्रतिरोधकता है या उसमें नहीं। ऐसा ना हो कि जो भी हम ब्रीड करा रहे हैं वो क्या हो, बार बार वो गाय या भैंस बीमार पड़ जा रही है या मुर्गियाँ बीमार पड़ जा रही हैं, तो उससे क्या होगा, आर्थिक लाभ तो हमें कम होगा लेकिन ज़्यादा हमको क्या लग जाएगी, उसमें लागत लग जाएगी। तो ये सारे इसके क्या हैं, गोल हैं। फिर जंतु व्यवहार में मानव के लिए लाभकारी परिवर्तन, हम ऐसे उन जीवों में क्या परिवर्तन कर सकते हैं कि वो हमारे हल चलाने के काम आए, भार बोझ ढोने के काम आए, ठीक है, दुग्ध उत्पादन अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें भी हमने इसमें ध्यान रखनी है। लास्ट क्या है कि अधिक व्यापक क्षेत्र के लिए वो क्या होनी चाहिए, अनुकूलनशील होनी चाहिए, यानी कि वो किसी भी परिस्थिति में हम उसको रखें, ठीक है, भारत के किसी भी हिस्से में रखें, ठंडे गर्म में, तो वो क्या होनी चाहिए, हर परिस्थिति के लिए क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे उद्देश्य किसके हो गए आपके, कि पशु प्रजनन के क्या क्या उद्देश्यों को लेकर हमने क्या करना है, एनिमल ब्रीडिंग करानी है, ठीक है। अब देखते हैं पशु प्रजनन की प्रकार, ठीक है। तो पशु प्रजनन के हम क्या है, प्रकारों में 2 प्रकार का जिक्र करेंगे यहाँ पे। पहला क्या है आपका अंतः प्रजनन, ठीक है, और दूसरा क्या है, बाह्य प्रजनन। तो पहले अंतः प्रजनन को लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही नस्ल के, ठीक है, जिसमें आपस में घनिष्ठ संबंधता हो, जिसमें 4 और 6 पीढ़ी के बीच क्या हो, समान हो, यानी कि वो क्या हो, आपस में भाई बहन हो या निकट पूर्वज हो, तो उनके बीच क्या कराई जाती है, क्रॉसिंग कराई जाती है, और उसमें उत्तम नर और उत्तम मादा का चयन किया जाता है, जिसमें आपस में क्या हुई, क्रॉसिंग होगी और नई नस्ल का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो उत्तम में क्या हो सकता है, वो माँ गाय के लिए भी लागू होगा और भैंस के लिए भी लागू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करा जाता है, इन जोड़ियों का संगम किया जाता है, फिर उनका मूल्यांकन भी किया जाता है कि क्या इनसे अच्छी नस्ल की गाय भैंसों का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो महत्व है किसका, अंतः प्रजनन का, ठीक है। अंतः प्रजनन में क्या है कि 4 से 6 पीढ़ी के बीच में, पीढ़ियों के बीच में हम क्या करा रहे हैं, निषेचन करा रहे हैं उत्तम नर और मादा के बीच। तो उसके महत्व क्या हो सकता है, देखिए इसमें क्या होगा, अंतः प्रजाति में एक तो समयुग्मजता आएगी, यानी कि प्योर ब्रीड निकल कर बाहर आएगी, ठीक है, अन्य गुण नहीं आएंगे, जो गुण उस ब्रीड के हैं वो एज इट इज़ बने रहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो अंतः प्रजनन में श्रेष्ठ और उत्तम जीनों का ही क्या होगा, संचय होगा, ठीक है, अन्य जीन उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। और अनेक पद पर चयन के कारण अंतः प्रजननी जीवों की उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। और अप्रभावी हानिकारक जीन या तो पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और या तो कम हो जाते हैं। तो इससे मेन जो है इसमें वो क्या होता है कि समयुग्मता, यानी कि जो नस्ल की शुद्धता है वो यहाँ पर क्या रहती है, बनी रहती है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं, ठीक। तो हानियाँ में क्या है, देखिएगा अंतः प्रजनन से हानि क्या होती है कि जो भी रिसेसिव जीन होते हैं, अप्रभावी जीन होते हैं, जो कि बीमारी कॉज करते हैं, उसके आने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा इसमें जो होता है वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हुआ कि बार बार जब हम क्या कर रहे हैं, एक ही नस्ल के बीच फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उत्पादकता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, तो जिसको बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ठीक है, तो अंतः प्रजनन अच्छा तो है, लेकिन अगर बहुत बार अगर ये कराया जा रहा है, ठीक है, अंतः प्रजनन होता क्या है कि 4 से 6 पीढ़ियों के बीच निकट संबंधी, यानी कि भाई बहन या अन्य में क्या किया जाए, फर्टिलाइजेशन किया जाए, तो उसमें उत्तम नस्ल तो बनी रहती है, लेकिन अगर हम बार बार उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, उसमें क्या आ जाएगी, आपकी दुग्ध उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन से अगर हम बाहर आना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बही प्रजनन करते हैं, ठीक है, आउट क्रॉसिंग करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, आउट क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। आउट क्रॉसिंग क्या हुई कि इसमें क्या होगा, एक ही नस्ल के, ठीक है, पीढ़ियाँ तो क्या होंगी, 4 से 6 पीढ़ियाँ ही होंगी। तो पहले हमने क्या करा था, निकट संबंधी भाई बहनों में करा था। अब क्या हो रहा है कि हम एक ही नस्ल के दूर संबंधी, यानी कि जिसमें अभी तक का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है,
उन दोनों के बीच में अगर क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो उससे क्या होती है, अच्छी नस्ल क्या होती है, प्राप्त होती है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि अच्छे नर और अच्छे मादा के बीच क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। इसमें भी क्या होगा, 4 से 6 पीढ़ियों के बीच क्रॉसिंग कराई जाती है। तो इसके कराने से क्या होगा कि ऐसे पशुओं की दुग्ध उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी, और मांस उत्पादन के लिए अगर हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अच्छे गुणों का क्या होगा, विकास होगा, और जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन था ऊपर जैसे उत्पादकता घट रही थी उसके चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी का एक पार्ट आता है आपका क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि संकरण। ठीक है, संकरण में आपने पढ़ा है पहले भी कि हम क्या करते हैं, इसमें 2 क्या लेते हैं, उत्तम श्रेष्ठ नर और मादा को लेते हैं, और उनमें क्या करते हैं, अलग अलग गुणों को लेकर क्या करते हैं, दोनों के गुणों को मिलाकर एक नए गुण को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका संकरण। ठीक है, यानी कि दोनों नस्लों के श्रेष्ठ गुणों को एक ही ब्रीड में लाना या एक ही नस्ल में लाना क्या कहलाता है, आपका संकरण कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार के प्रसवप्रजनन में एक नस्ल के उत्तम या श्रेष्ठ नर दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा का संगम कराया जाता है, जिनमें उन दोनों के अच्छे गुणों को आपस में क्या करा जाता है, एक साथ लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। जैसे इसमें है आपका हिसार डेल। ठीक है, एक भेड़ है हिसार डेल। ठीक है, तो उसकी जो किस्म है वो किससे बनाई गई है, मेरिनो नस्ल के जो भेड़ है और बीकानेरी नस्ल की मादा को मिलाकर क्या बनाया गया है, हिसार डेल। ठीक है, हिसार डेल पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, हिसार डेल भेड़ की एक किस्म है जो किसको मिला के बनाई जा रही है, एक तो क्या मेरिनो नस्ल के नर को और बीकानेरी नस्ल की मादा से। ठीक है, पिक दिखाते हैं आपको इसकी, ये देखिएगा इसमें, ये क्या है, आपकी हिसार डेल है। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, हिसार डेल। ठीक है, तो इसमें क्या है, गुण दोनों के हैं, और ये पहली वाली क्या है आपकी बीकानेरी। ठीक है, और दूसरी क्या है, मेरिनो। तो इन दोनों के जो गुण थे इसकी क्या है, रेजिस्टेंस पावर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता क्या है, अच्छी है। और इसमें क्या है, बाल भेड़ों को किस लिए पाया जाता है, ऊन उत्पादन के लिए पाया जाता है। इसके शरीर में आप देख रहे हैं बाल ज़्यादा हैं, इसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। तो दोनों को मिलाकर क्या कर दिया है हमने, एक नई ब्रीड तैयार कर दी जिसमें क्या होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ गई और बालों वाला भी वो हो गया। तो ये क्या होगी, आपकी संकरण के वजह से क्या हुई है, पॉसिबल हुई। किसके वजह से, क्रॉस ब्रीडिंग है, इसको बोलते हैं हम संकरण। ठीक है, यानी कि 2 अलग अलग नस्ल के, ठीक है, मतलब 2 अलग, मतलब कि एक भेड़ की ही प्रजाति होगी लेकिन वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा का क्या कर देंगे, निषेचन करा देंगे। तो उससे एक तीसरी ही नस्ल हमको क्या हो जाएगी, वांछित दोनों के गुणों वाली जो नस्ल आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, किसके माध्यम से आई, वो संकरण के माध्यम से आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी हिसार डेल। ठीक है, हिसार डेल कहाँ से प्राप्त हुई, देखिए फिर से देख लीजिए कि इसमें क्या किया रहा, मेरिनो नस्ल की नर और बीकानेरी नस्ल की मादा के बीच क्या कराया गया, संकरण कराया गया। देखिए प्लस का साइन है, और क्या मिली हमें, हिसार डेल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि जो गाय की करन स्विस है। ठीक है, गाय में जो करन स्विस ब्रीड है, स्विस, ठीक है, वो किससे प्राप्त हुई है हमको। ठीक है, कौन सी, करन स्विस, करन फ्रिज व फ्रिजवाल। ठीक है, तो ये क्या है, देसी और विदेशी नस्लों को मिलाकर बनाई गई। ठीक है, जैसे इसमें नीचे देखिए उदाहरण दिया गया है। ठीक, पहला क्या है आपका करन फ्रिज। करन फ्रिज को किससे मिला है, हॉलैंड की हॉस्टन फ्रीजन और भारत की थापरकर से मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, गाय। दूसरा है आपका करन स्विस, इसको किससे मिलाया है, ब्राउन स्विस, स्विट्ज़रलैंड की ब्राउन स्विस और इंडिया की क्या है, साहिवाल नस्ल की से बनाया गया है। ठीक है, और तीसरी है इसमें सुनंदनी। ठीक है, तीसरा है इसमें सुनंदनी, जिसको देसी और विदेशी दोनों गायों के मतलब कंपोजिशन से क्या किया, तैयार किया गया। तो और एक जो गाय है आपकी जर्सी, सभी परिचित होंगे इस नाम से। ठीक है, जर्सी गाय क्या है, विदेशी नस्ल की सबसे उत्तम
ठीक है। दूध देने वाली गाय कौन सी है? जर्सी। तो जर्सी को क्या है, पाला जाता है दुग्ध उत्पादन के लिए। इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है, इसलिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको पाला जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम अब ये समझ गए ना आप क्या होता है अंतः प्रजनन क्या हुआ। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, एक ही नस्ल के बीच, ठीक है, 4 से 6 पीढ़ियों में, जैसे आपने देखा होगा 4 से 6 पीढ़ियों के बीच क्या किया जाता है, निकट संबंधी, वो भाई बहन भी हो सकते हैं, चचेरे ममेरे फुफेरे, ठीक है, तो उनके बीच अगर संकरण करा जाए तो क्या हुआ, ब्लड लाइन यानी कि उनकी जो प्योरिटी है नस्ल की वो तो बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जो उत्पादकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक टर्म आया था आपका इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है, उत्पादकता धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाए। उससे निकलने के लिए हमने क्या मेथड अपनाई थी, बही प्रजनन, यानी कि हमने क्या किया कि जो अच्छे नस्ल के हैं, ठीक है, एक ही नस्ल में अच्छी नर और जो क्या है दूर संबंधी हैं, 4 से 6 पीढ़ियों की जो दूर संबंधी है जिनमें आपस में आज तक कभी क्रॉस नहीं हुआ, उसके श्रेष्ठ नर और मादा के बीच में जब हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो उसका उत्पादन भी क्या होगा, अच्छा होगा, और इन ब्रीडिंग जो डिप्रेशन था उससे भी वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है। फिर हमने संकरण की बात करी कि हमने क्या कहा कि 2 नस्लों के अच्छे, ठीक है, अच्छे नर और मादा के बीच जब हम संकरण कराते हैं तो उससे क्या होती है, तीसरी नस्ल तैयार होती है जो जिसमें दोनों के वांछित गुणों का जो वांछित गुण होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे अभी हमने बात करी हिसारडेल क्या थी कि मेरिनो नस्ल के नर था और बीकानेरी नस्ल की मादा थी, तो इससे हिसारडेल बनी जिसमें दोनों के क्या हुए, गुण आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, संकरण कराते हैं देसी और विदेशी नस्लों के बीच, जिससे कि हम क्या कर सके, तीसरी नस्ल पैदा कर सके जो हमारे लिए क्या हो, ज़्यादा उत्पादकता देने वाली हो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे अंतः प्रजाति संकरण, ठीक है। क्या है नेक्स्ट, अंतः प्रजाति संकरण, तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अंतः प्रजाति संकरण, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 भिन्न भिन्न जातियों की, ठीक है, 2 भिन्न जातियों के नर और मादा, ठीक है, जैसा आपने सुना होगा नाम खच्चर, सुना है सबने खच्चर। तो इसमें क्या होता है कि घोड़े और गधे के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर खच्चर है तो क्या होगा, नर इसमें क्या होगा, गधा होगा, ठीक है, और मादा क्या होगी इसमें, जो घोड़ा होगा वो क्या होगी, मादा होगी, ठीक है, घोड़ी कह सकते हैं। तो इससे क्या मिलेगा हमें, खच्चर मिलेगा। तो खच्चर में क्या हो गए, दोनों के गुण आ गए ना, गधे जैसे वो सामान भी ढो सकता है और गधा जैसे सामान रहेगा और घोड़े की जैसी कदकाठी होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका खच्चर, ठीक है। देखिए चित्र में, ठीक, ये देखिए ये हॉर्स है और ये क्या है, गधा है, तो दोनों के बीच से क्या बन रहा है, खच्चर बन रहा है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के गुण आ गए, ठीक है। तो गधा क्या करता है, मालिक का कहना मानता है, बोझ होता है, और हॉर्स क्या होता है उसकी कदकाठी अच्छी होती है, दौड़ सकता है, अन्य उसमें क्वालिटीज़ होती हैं। तो दोनों की जो क्वालिटीज़ होंगी किस में आ जाएंगी, खच्चर में आ जाएंगी, ठीक है। तो खच्चरों का जो उपयोग होता है पहाड़ी एरिया में बोझ ढोने के लिए किया जाता है, ठीक है, समझ गए। और इसी का एक और पार्ट होता है हिनी, ठीक है, इसी का एक और नाम है आपका हिनी, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, हिनी में क्या होगा कि मादा गधे, ठीक है, गधा क्या हो गया, मादा जो गधा होगी, ठीक, और घोड़ा क्या होगा, नर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया, हमारा हिनी बन गया, ठीक है। मादा गधा है, ठीक है, जो मादा है वो कौन सा, डोंकी क्या है, फीमेल है, और जो हॉर्स है वो क्या है, मेल है। तो दोनों के इससे क्या बनेगा, हिनी बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होंगे, इसी तरीके के क्या होंगे, गुण आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो खच्चर और हिनी है ये क्या करते हैं, अपनी संतति को पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है, प्रजनन ये नहीं कर सकते, लेकिन जो ह्यूमन के काम आते हैं, सामान ढोने के और अन्य चीज़ों में काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका एनिमल ब्रीडिंग हो गया।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम कल पढ़ेंगे इसका जो मेन है, जो हमको टेक्निक्स के बेसिस पे पढ़ना है, वो है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, कृत्रिम ब्रीडिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।